हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बेटे, देखना जरा। अरे ये तो मिसप्रिंट हो रहा है, कट रहा ऊपर से। कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ। आज है हमारे पास क्लास 11th का। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 5 का। ये है यूनिट नंबर 5। क्लास 11th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 13 है। ये कौन सा वीडियो है? 5वीं यूनिट का 13वां वीडियो है। और ये इस यूनिट की थ्योरी का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद हमारी इस यूनिट की थ्योरी यानी 5वें यूनिट की थ्योरी कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्लास 11th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 13 है। और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, और वे टॉपिक कौन कौन से होंगे उन्हें देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना है आज वाष्पन। वाष्पन के बाद हम डिस्कस करेंगे वाष्प दाब या वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है। और वाष्प दाब के बाद हम डिस्कस करेंगे, ऊपर देखते रहना, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वथनांक क्या होता है, और क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे वाष्पन तथा क्वथन में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाष्पन और क्वथन में अंतर के बाद पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, और पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पृष्ठ तनाव के उदाहरण, श्यानता किसे कहते हैं, और श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हमें डिस्कस करना है, जो 5वीं यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाष्पन। देखो, वाष्पन शब्द से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये जो शब्द है ना, वाष्पन या इवेपोरेशन, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास कोई भी बर्तन है, थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास एक बर्तन है, और इस बर्तन में मैंने यहाँ तक भर रखा है द्रव। तो द्रव, आपको पता है कि ये जो ऊपर मैंने यहाँ रेखा खींची है, लाइन खींची है ऊपर, ये द्रव की स्वतंत्र सतह है, स्वतंत्र तल है। तो इस स्वतंत्र तल से क्या होता है, कुछ अणु, द्रव के कुछ अणु वाष्प में बदलते रहते हैं और ऊपर उड़ते रहते हैं। केवल मैं बात कर रहा हूं उन अणुओं की। ये क्या भर रखा था हमने इसमें? इसमें भर रखा था द्रव। क्या भरा हुआ था? द्रव भरा हुआ था। और ये अणु जो उड़ रहे हैं, इनकी खासियत ये है कि ये केवल सतह से ही उड़ रहे हैं। यानी द्रव का जो स्वतंत्र तल होता है, जो सतह होता है, वहां से कुछ द्रव के अणु वाष्प बनकर ऊपर उड़ते रहते हैं, और इस घटना को हम कहते हैं वाष्पन। अब देखो, एक बात इसमें और ध्यान रखनी है आपको। एक बात ये ध्यान रखनी है कि वाष्पन कब होगा? जब इन अणुओं को कहीं से क्या मिलेगी? ऊष्मा मिलेगी। यदि ये अणु कहीं से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और ऊष्मा प्राप्त करने के बाद अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, तो ऊर्जा बढ़ाने के कारण ये द्रव के स्वतंत्र तल या सतह को छोड़कर हवा में चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस घटना को हम कहते हैं वाष्पन। ठीक है, क्या कहते हैं? वाष्पन। अब देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा है वाष्पन में। वाष्पन या इवेपोरेशन, द्रव का ऊष्मा ग्रहण करके, क्या ग्रहण करके? ऊष्मा। ऊष्मा तो भाई ग्रहण करनी पड़ेगी। जब द्रव के अणु ऊष्मा ग्रहण करते हैं ना, तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ती है तो उनका वेग बढ़ता है, और वेग बढ़ता है तभी तो वे द्रव की सतह को छोड़कर बाहर भाग सकते हैं। ऊष्मा ग्रहण करके किसी भी ताप पर, मतलब ताप निश्चित नहीं होता है वाष्पन का, यह बहुत काम की चीज है। जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है किसी भी ताप पर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं समझाऊंगा इसके बारे में कि किसी भी ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन।
तो वाष्पन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वाष्पन और क्वथन को लेकर। उन्हें यही नहीं समझ में आता कि वाष्पन कब हो रहा है और क्वथन कब हो रहा है। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि वाष्पन, एक तो वाष्पन नाम से तो समझते हो, द्रव का वाष्प में बदलना, इसे ही तो कहते हैं वाष्पन। पर वाष्पन की एक शर्त यह है कि वाष्पन केवल सतह से होता है, द्रव की जो सतह होती है, स्वतंत्र तल होता है, वहां से होता है वाष्पन, द्रव की गहराई से नहीं होता है। और एक बात इसमें मैंने आपको समझाई कि वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप उसे द्रव को बहुत ज्यादा गर्म करोगे तभी वाष्पन की क्रिया होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों के दिनों में जब आप बर्फ की बहुत बड़ी सिल्ली देखते हो, बर्फ की सिल्ली बहुत बड़ी, या फिर आइसक्रीम देखते हो, तो आपको आइसक्रीम में से भी या बर्फ में से भी भाप निकलती हुई नजर आती है? सर्दियों में या बरसात के दिनों में बर्फ में से भाप निकलती हुई नजर आती है। तो अब मुझे यूं बताओ कि क्या बर्फ का ताप 100 डिग्री सी है? क्या बर्फ को हमने उबाल रखा है जब भी उसमें से भाप निकल रही है? नहीं। वाष्पन है वो क्वथन नहीं है। और वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है। जैसे मैं आपको कहूं कि सर्दियों में तो यार हमारे मुंह में से भी भाप निकलती रहती है, हमारे मुंह से क्या निकलती है? भाप निकलती तो है गर्मियों में भी, पर वो दिखाई नहीं देती है हमें। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि गर्मियों में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और मुंह के अंदर से निकलने वाली भाप बाहर निकलने के बाद भी भाप यानी वाष्प अवस्था में ही रहती है, वो ठंडी होकर संघनित नहीं हो पाती है। जबकि सर्दियों में यदि हम बात करें, तो सर्दियों में जब हमारे अंदर से भाप निकलती है, मुंह में से या नाक में से भाप निकलती है, तो जब तक वो हमारे शरीर के अंदर है, जब तक उसका टेम्परेचर ज्यादा है और वो भाप अवस्था में है, वाष्प अवस्था में कह दो या फिर, और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वातावरण का ताप ठंडा होने के कारण वो वाष्प या गैस संघनित होने लगती है, द्रव की छोटी छोटी बूंदों में बदलने लगती है। और वे जो द्रव की बहुत छोटी छोटी बूंदें हमें नजर आती है ना, उन्हें ही तो हम देख के कहते हैं ओ भाप निकल रही तेरे मुंह से, तो मेरे मुंह से तो भाप निकल रही, बर्फ में से तो भाप निकल रही। सर्दियों के दिनों में तो यार आपने मैदानों में देखा होगा, जो घास के मैदान हैं, सर्दियों की सुबह में जब तेज धूप पड़ती है तो घास के मैदान में से भी भाप उड़ती रहती है। तो वाष्पन की क्रिया तो वहां भी हो रही है। आपको यह समझना है कि वाष्पन की क्रिया बेटे किसी भी ताप पर हो सकती है। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द्रव का ऊष्मा ग्रहण करके। भाई वाष्पन की क्रिया के लिए ऊष्मा तो जरूरी है, ऊष्मा मिलेगी द्रव के अणुओं को, जब तो मैं अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे। ऊष्मा ग्रहण करके किसी भी ताप पर, किसी भी ताप पर, यह बहुत जरूरी चीज है, किसी भी ताप पर। बर्फ में से भी वाष्पन की क्रिया हो सकती है, नदियों के जल में से भी वाष्पन की क्रिया होती है, और घास के मैदान में पड़ी हुई ओस में से भी वाष्पन की क्रिया होती है, हमारे मुंह से भी वाष्पन की क्रिया होती है, और एक गर्म चाय की प्याली हो उसमें से भी वाष्पन की क्रिया होती है, गर्म पानी में से भी वाष्पन की क्रिया होती है, और तो और ठंडे पानी से भी वाष्पन की क्रिया होती है। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ऊष्मा ग्रहण करके किसी भी ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन। ठीक है। तो यहाँ दो चीज जरूरी बेटे, किसी भी ताप पर। अब हम बात करेंगे वाष्प दाब या वेपर प्रेशर की। ये चीज बच्चों की समझ में बहुत कम आती है। वाष्पन का आपको पता चल गया। वाष्पन में आपको दो बातें ध्यान रखनी, वैसे तो सबको पता है कि द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन होता है, पर इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि वाष्पन की क्रिया सतह से होती है, गहराई से नहीं होती है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि वाष्पन की क्रिया किसी भी ताप पर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पानी का, जल का वाष्पन 100 डिग्री सी पर ही होगा, जल 100 डिग्री सी पर ही भाप में बदलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम बात करेंगे वाष्प दाब या वेपर प्रेशर की। देखो हमारे पास ये एक बंद बर्तन है। क्या है? बंद बर्तन। और इस बर्तन में हमने आधा तो ले रखा है द्रव। क्या ले रखा है? द्रव। और ऊपर जो खाली जगह बची, जब आप इस द्रव को गर्म करोगे, मान लो आप इस द्रव को ऊष्मा दे रहे हो, नीचे से ऊष्मा क्यू, और ऊष्मा देने के बाद आपने क्या करा है? इसके ताप को स्थिर कर दिया है। जैसे मैं कहूं कि पानी का ताप मान लो 25 डिग्री सी था, जो पानी या द्रव आपने यहां लिया था इसमें, और आपने उसे गर्म करा, और उसका ताप आप ले गए 80 डिग्री सी तक। आपने पानी को 80 डिग्री सी तक गर्म कर दिया है। अब इसे इतनी ऊष्मा देनी है कि इसका ताप स्थिर रहे, यानी 80 डिग्री सी ही रहे, इसका ताप कितना रहे? 80 डिग्री सी। तो यदि आप एक बंद बर्तन में द्रव को लेते हो और उसका ताप करते हो स्थिर, कांस्टेंट करते हो ताप, तो क्या होता है कि ये जो द्रव है ना, ये आपको पता है वाष्प में बदलेगा, वाष्पन की क्रिया होगी, द्रव बदल रहा है किसमें? वाष्प में। और जब द्रव वाष्प में बदल रहा है तो यहाँ ऊपर वाष्प बनी, भाप इकट्ठी हो जाएगी।
तो बेटे वो भाप भी तो संघनित होकर द्रव में बदलना प्रारंभ कर देगी, ये भी तो द्रव में बदलना प्रारंभ कर देगी। तो आप इन दो रिएक्शंस के नाम दे सकते हो। आप कह सकते हो कि जब द्रव वाष्प में बदलता है तो इस घटना को तो कहते हैं हम वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। एक तो हो रहा है यहाँ वाष्पन, और जब वाष्प द्रव में बदल रही है तो एक दूसरी जो घटना हो रही है वो है संघनन। क्या हो रही है? संघनन। तो वाष्पन तो ऊपर की तरफ को हो रहा और संघनन नीचे की तरफ को हो रहा। और यदि आपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ताप को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, चाहे 50 डिग्री सी पे जाके कर दिया, चाहे 70 पे या 80 पे, कहीं भी जाके कर दो, पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो। तो जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो पता क्या होगा? होगा ये कि शुरू में जो है ना ये वाला वेग अधिक होगा, शुरू में वाष्पन का वेग अधिक होगा, और ये जो संघनन है इसका वेग होगा कम। पर समय के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि जो वेग अधिक था वो वाष्पन का वेग अधिक था, वाष्पन का वेग धीरे धीरे कम होता रहेगा और संघनन का वेग धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और एक समय यदि मैं आपको यूं कह दूं कि वाष्पन का वेग मान लो v1 है और संघनन का वेग है मान लो v2, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा है, ताप आपका कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ताप आपका कांस्टेंट होना चाहिए। और आपने वाष्पन के वेग को क्या कहा? v1, और संघनन के वेग को क्या कहा? v2। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में v1 तो होगा ज्यादा, वाष्पन का वेग ज्यादा होगा क्योंकि भाप तो वहां बनी ही नहीं होगी शुरू में, और संघनन का वेग होगा कम। ठीक है। पर कुछ समय बाद क्या देखने को मिलेगा हमें? कुछ समय बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये जो वाष्पन का वेग है जो अधिक था वो तो धीरे धीरे घट रहा है, और जो संघनन का वेग है जो कम था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर कुछ समय बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि वाष्पन और संघनन, इनके दोनों के वेग बराबर हो जाएंगे, वाष्पन और संघनन के। और जब वाष्पन और संघनन के वेग बराबर हो जाएंगे ना, तो इस अवस्था को हम कहते हैं, जरा यहाँ देख लो ध्यान से, इस अवस्था को हम कहते हैं द्रव वाष्प साम्य अवस्था। क्या कहते हैं? द्रव वाष्प साम्य अवस्था। ये जो लिखा हुआ है ना द्रव वाष्प साम्य अवस्था, ये द्रव वाष्प साम्य अवस्था तभी होती है जब आप बंद बर्तन में किसी द्रव को रखते हो, पूरा नहीं भरना है, जगह छोड़नी है उसमें ऊपर भी जहां भाप इकट्ठी हो सके, और ताप को कर दो आप स्थिर। और ताप को स्थिर करने पे क्या होगा? एक समय आपको ऐसा मिलेगा कि जिसमें वाष्पन और संघनन के वेग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, वाष्पन और संघनन के वेग। और जब ये वाष्पन और संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था को कहते हैं द्रव वाष्प साम्य अवस्था। क्लियर बात? अब देखो अगले स्टेप पे मूव कर रहा मैं, अब समझा रहा आपको कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है। जब आपने द्रव और वाष्प के बीच साम्य अवस्था स्थापित कर दी है, तो साम्य अवस्था पर क्या होता है? उस समय अर्थात द्रव और वाष्प के बीच साम्य अवस्था पर ये जो वाष्प द्रव की सतह पर दाब लगाती है ना, एक वाष्प तो टकराएगी ही द्रव की सतह पर, भाई बर्तन की दीवारों पर भी टकराएगी, हर जगह टकराएगी। तो उस समय द्रव की वाष्प या भाप कह दो, द्रव की सतह पर टक्कर मारती है और जितना दाब लगाती है उस दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। उस दाब का नाम है भाई वाष्प दाब। तो यदि आपसे कोई पूछता है, अब इतनी चीज मैंने आपको समझा दी कि वाष्प दाब क्या है, पर आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया वाष्प दाब या वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, तो आप क्या लिख के आओगे एग्जाम में? समझ में तो आया? आपको एक बंद बर्तन लेना है, बर्तन बर्तन में आपको आधा पानी भरना है, द्रव भरना है, आधी जगह खाली छोड़नी है, इसका टेम्परेचर बढ़ा के एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट कर देना है, चाहे आप 70 पे करो चाहे 80 पे करो, आपकी मर्जी है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो स्टार्टिंग में वाष्पन का वेग ज्यादा होगा, संघनन का वेग कम होगा। फिर क्या होगा? समय के बढ़ने के साथ साथ वाष्पन का वेग जो ज्यादा था वो घटता रहेगा, संघनन का वेग बढ़ता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब वाष्पन और संघनन के वेग बराबर हो जाएंगे, उस समय को या उस अवस्था को हम कहते हैं द्रव वाष्प साम्य अवस्था। तो जिस समय द्रव वाष्प साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है उस समय द्रव की वाष्प द्रव की सतह पर जितना दाब लगाती है ना, उस दाब को कहते हैं वाष्प दाब, या उस द्रव का वाष्प दाब। तो यहां लिखा है किसी निश्चित ताप पर, देखो लिख दिया ना, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर द्रव वाष्प साम्य अवस्था में, आपको पता चल गया द्रव वाष्प साम्य अवस्था किसे कहते हैं। वाष्प के द्वारा, ये ऊपर वाष्प ही तो भरी हुई है, जो ऊपर भरी हुई है क्या है? ऊपर भरी हुई है क्या है? भाप है। वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जितना दाब आरोपित किया जाता है
उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर, वाष्प के कण द्रव की सतह पर टकरा रहे हैं, एक दाब पैदा कर रहे हैं, और उस दाब को हम कहते हैं द्रव का वाष्प दाब। क्लियर बात। अब देखो, आपको पता चल गया कि हाँ भाई वाष्प दाब क्या है, पर मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना। मेरे अकॉर्डिंग वाष्प दाब क्या है, यदि आप मेरे द्वारा बताई गई परिभाषा को समझ जाते हो वाष्प दाब की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। देखो क्या है ये कि मैंने आपको अभी समझाया कि हमारे पास एक बंद बर्तन था, इस तरह का एक बंद बर्तन था। थोड़ा सही बना लूँ जरा, ये हमारे पास, इधर को हट जाऊँ थोड़ा। हमारे पास इस तरह का एक बंद बर्तन था, ठीक है। जैसा आपका प्रेशर कुकर होता है, बंद ही तो होता है, ये बंद बर्तन था। इस बंद बर्तन में हमने यहाँ तक भर रखा था क्या, द्रव, ठीक है, यहाँ द्रव भर रखा था, और ऊपर क्या इकट्ठी होगी थी, वाष्प। ऊपर वाष्प ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। शुरू में तो ये वाला वेग अधिक था, यानी वाष्पन का, और ये वाला वेग था कम। फिर क्या हुआ, वाष्पन का वेग जो अधिक था वो घटने लग गया, संघनन का वेग जो कम था वो बढ़ने लग गया, और एक समय ऐसा आया जब वाष्पन का वेग संघनन के वेग के बराबर हो जाता है। और जिस समय वाष्पन और संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं, उस समय या उस अवस्था को हम कहते हैं द्रव वाष्प साम्य अवस्था। तो द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर ये जो वाष्प के कण हैं, ये द्रव की सतह पर टकराकर जितना दाब लगाते हैं ना, उस दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वाष्प दाब को हम मोटे तौर पर कैसे सीख सकते हैं। मान लो आपके पास एक बर्तन है इस तरह का, हम अब सीखेंगे मोटे तौर पे कि आखिरकार वाष्प दाब है क्या। ये एक बर्तन है हमारे पास, और इस बर्तन में हमने यहाँ भर रखा है कोई भी द्रव। फॉर एग्जाम्पल हमने भर रखा है, इसमें पानी भर रखा है, ठीक है, हमने इसमें पानी भर दिया। अब आपको सबको पता है, पानी ले लो या कोई भी द्रव ले लो, एक ही बात है, सबको पता है कि द्रव के अणु लगातार ब्राउनी गति करेंगे। कभी इधर को टक्कर मार के फिर दिशा बदली, 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 टक्कर मार के फिर दिशा बदली। मतलब कहने की बात यह है कि ये द्रव के कण लगातार एक दूसरे से टकराते हैं ब्राउनी गति करने के कारण। और बेटे बर्तन की दीवारों पर भी टकराते हैं ना बर्तन की दीवारों पर। द्रवों का अणुगति सिद्धांत तो पढ़ा है हमने। और द्रव के स्वतंत्र तल पर भी टकराते हैं। अब यहाँ कहानी क्या है, सुनना ध्यान से। ये जो द्रव के अणु है ना, ये वाले अणु, ये द्रव के अणु जो द्रव के स्वतंत्र तल पर टकरा रहे हैं, ये आखिरकार क्या चाह रहे हैं, इनकी इच्छा क्या है, क्या चाहिए इन्हें। इनकी इच्छा ये है कि किसी तरीके से मैं बाहर निकल जाऊं, बाहर। कहाँ निकल जाऊं, बाहर। और द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाऊं। द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाऊं। तो यदि आप खुले बर्तन में पानी को या किसी द्रव को लेते हो ना, और वो द्रव के अणु लगातार ब्राउनी गति करते हैं, और ब्राउनी गति करते हुए आपस में टकराते हैं, बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, द्रव के स्वतंत्र तल पर भी टकराते हैं, और द्रव के स्वतंत्र तल पर टकराकर जितना दाब आरोपित करते हैं ना, द्रव के अणु द्रव के स्वतंत्र तल पर वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब आरोपित करते हैं, उस दाब को ही हम कहते हैं वाष्प दाब। तो मैं इसे कहूंगा वाष्प दाब ये है। आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझ लो यदि आगे की सारी बातें समझनी है। देखो ये तो हमने बुकिश डेफिनेशन बताई, किताबों में जो परिभाषा लिखी हुई है ये है, और ये परिभाषा भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर यदि हम इस वाले दूसरे डेफिनेशन को, दूसरे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, इस दूसरे कंसेप्ट को, तो आपको अगले जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई आपसे पूछता है ना द्रव का वाष्प दाब, तो द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए, भाई द्रव के अणु हैं, किस में बदलना चाहते हैं, वाष्प में बदलना चाहते हैं। तो द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए द्रव की स्वतंत्र तल पर जितना दाब लगाते हैं, उस दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। इस कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखना है आपको। द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए द्रव की सतह पर जितना दाब लगाते हैं, उसे हम कहते हैं वाष्प दाब। अब इसके एग्जाम्पल देता हूं आपको वाष्प दाब के।
देखो आपके समझ में आ जाएगा, फिर डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको कह रहा कि यार एक प्रैक्टिकल करो, चलो आप एक काम करो, आप एक गिलास लो स्टील का, इस तरह का, मान लो गिलास या कोई बर्तन ले लो आप। ये मेरे पास स्टील का गिलास या बर्तन है, ठीक है। और इस बर्तन में मुझे क्या करना है, मुझे इस बर्तन में पहले तो आप, हैंड पंप होता है ना, जो मैं हैंड पंप की बात कर रहा हूँ, हैंड पंप नल का जिसे कहते हैं, एक तो होता है पानी का टैप, पानी की टंकी या टैप जो भी आप उसे कहते हो, मैं पानी के टैप की बात नहीं कर, नल की बात नहीं कर रहा, मैं नल के की बात कर रहा, हैंडपंप की। आप एक हैंडपंप देखो जो चलता हो ठीक ठाक, और उस हैंडपंप में से आप एक या दो बाल्टी पानी की निकाल लो, चला के हैंडपंप को दो बाल्टी पानी की निकाल लिया आपने। अब आप इस गिलास को पकड़ो, खाली गिलास है आपके पास, चाहे स्टील का हो या कांच का हो, कांच का हो तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। कांच का गिलास ले लिया आपने, दो बाल्टी आपने पानी की निकाल ली। अब आप दो बाल्टी पानी निकालने के बाद इस कांच के गिलास को लो या स्टील के कैसे भी गिलास को लो, और उसमें पानी भरो उसी हैंडपंप से। और जब पानी हैंडपंप से भर जाएगा ना, बिल्कुल ताजा पानी होना चाहिए, दो बाल्टी पानी की इसलिए निकलवाई है जिससे आपको बिल्कुल ताजा पानी मिले। और आप उस गिलास को हाथ में पकड़ो, पानी भरे हुए को, और उसके तल को, जो स्वतंत्र तल है, यहां आपने इसे भर लिया है, यहां तक आपने इसे पानी से यहां तक भर लिया है, पानी से आपने यहां तक भर लिया है इसे। तो जब आप इसके इस स्वतंत्र तल को देखोगे ना, ये स्वतंत्र तल है, ऊपर से तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा गोल, तो आप एक बात महसूस करोगे कि इस स्वतंत्र तल में जल के अणु जंप मार रहे होंगे ऊपर की तरफ को, कोई कोई अणु या कई सारे अणु आपको जंप मारते हुए ऊपर की तरफ को दिखाई देंगे। यदि आपने वास्तविकता में दो तीन बाल्टी पानी की निकाल ली है हैंडपंप में से, और फिर बिल्कुल ताजा पानी आपने लिया है गिलास में, और उस पानी को आप ध्यान से देख रहे हो, तो आपको पानी के पार्टिकल्स जंप मारते हुए नजर आएंगे। अब सवाल बच्चों के दिमाग में तो आता होगा कि यार ये जंप क्यों मार रहे। बेटे जंप इसलिए मार रहे, जो ताजा पानी होता है ना, उस ताजे पानी की खासियत यह होती है कि उसके जो अणु होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें ऊर्जा ज्यादा होती है। और जब ऊर्जा ज्यादा तो वेग ज्यादा, और वेग ज्यादा तो टक्कर तेजी से मारेंगे स्वतंत्र तल पे, और स्वतंत्र तल पे तेजी से टक्कर मारेंगे तो इसका मतलब वाष्प दाब ज्यादा है, जब तो उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। तो ये चीज है वाष्प दाब। क्या आपने कभी, एक प्रैक्टिकल और बताता हूं चलो आपको, आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है आपके पास, और उस कोल्ड ड्रिंक को आप ग्लास में डालते हो, जब कोल्ड ड्रिंक को आप ग्लास में डालते हो तो क्या होता है, ग्लास में डालते हो तो थोड़ी देर तक तो उसमें झाग उठेंगे बहुत तेज। मैं स्लाइस या माजा की बात नहीं कर रहा, ना मैं फ्रूटी की बात कर रहा। स्लाइस माजा और फ्रूटी को रखो एक तरफ, बाकी कोल्ड ड्रिंक को देखो आप, और आप क्या काम करो, उस कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डाल लो। जब आप कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डालोगे तो क्या होगा, आप एक चीज महसूस करोगे कि शुरू में झाग उठेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके पूरा भरा हुआ है ग्लास, उसे अपने चेहरे के पास लेके आओ, तो उस कोल्ड ड्रिंक में से भी पार्टिकल्स जंप मार रहे होंगे और आपके चेहरे पे टकराएंगे, और यहां महसूस होंगे कि हाँ सर यार सही कह रहे थे, जंप मार रहे पार्टिकल्स। कोल्ड ड्रिंक के बेटे अंदर मजा तभी है जब उसका वाष्प दाब ज्यादा हो। यदि आप कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल ठंडा करके पीते हो तो दो बातें होती है, ठंडे कोल्ड ड्रिंक का वाष्प दाब बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडे कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सारी चीजें 12th क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी की बात तो सिर्फ इतनी है कि यार कोल्ड ड्रिंक को, बिल्कुल ठंडी कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डाल के देखो तो सही, आपको पता चल जाएगा वाष्प दाब क्या है। आप दो बाल्टी पानी हैंडपंप से निकालने के बाद और फिर गिलास में पानी लेके देखो तो सही, आपको पता चल जाएगा वाष्प दाब क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा पेट्रोल है उसकी टंकी को हम खुली क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि पेट्रोल के जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, और गतिज ऊर्जा ज्यादा तो वेग ज्यादा, वेग ज्यादा तो स्वतंत्र तल पे तेजी से टक्कर मारेंगे, और स्वतंत्र तल पे तेजी से टक्कर मारेंगे तो उड़ उड़ के भागना शुरू कर देंगे। और यदि पेट्रोल की टंकी को आपने, या पेट्रोल जिस बर्तन में लिया है उसे यदि खुला रखोगे तो पेट्रोल तो उड़ ही जाएगा, क्योंकि उसका वाष्प दाब ज्यादा है। तो बेटे वाष्प दाब की जो ये परिभाषा हमने पढ़ी है ना, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर, किसी निश्चित ताप पर द्रव वाष्प साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जितना दाब आरोपित किया जाता है उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ये परिभाषा तो आप याद रखना, पर जो बात मैंने आपको बताई है ना, जो परिभाषा बताई है उसे भी याद रखना है कि द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए, देखो क्या समझाया है मैंने, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। हमारे पास
ये एक बर्तन है और इस बर्तन में हमने यहाँ तक भर रखा है कोई द्रव, ये द्रव का अणु है और यहाँ टक्कर मार रहे हैं सारे। और किस में बदलना चाह रहे हैं? ये बदलना चाह रहे हैं वाष्प में। किस में बदलना चाह रहे हैं? वाष्प में। कौन बदलना चाह रहे हैं? द्रव के अणु। और वाष्प में बदलने के लिए यहाँ टक्कर मार के जो दाब पैदा कर रहे हैं ना, ये उसे कहते हैं द्रव का वाष्प दाब। क्या कहते हैं? द्रव का वाष्प दाब। तो द्रव के अणु देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर टकराकर जितना दाब आरोपित करते हैं, जितना क्या आरोपित करते हैं? दाब। आप कह सकते हो ये दाब आरोपित कर रहे हैं स्वतंत्र तल पर, उस दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। चलो खैर, अगली बात कर रहे हैं हम। आपको पता चल गया वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब की ये जो परिभाषा हमें दी गई है इसे भी समझना है, और जो बात मैंने आपको बताई है उसे भी बिल्कुल समझना है, क्योंकि सारे कंसेप्ट उसी से क्लियर होंगे आपके, जो मैंने आपको बताया है। अब बात करेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम द्रव की प्रकृति। देखो, द्रव की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। चलो, द्रव की प्रकृति। मैं आपको यूं कह रहा कि मान लो आपके पास, चलो वहीं आते हैं, समझते हैं द्रव की प्रकृति। हमारे पास ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में हमने यहां तक भर रखा है द्रव, और ये है द्रव के अणु या द्रव के कण। अब मैं आपको कह रहा कि यदि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है, मैंने कहा एफ है आकर्षण बल और एफ है अधिक। यदि आकर्षण बल इनके बीच ज्यादा होगा ना, तो पक्की बात है इनकी गतिज ऊर्जा होगी कम। गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम। भाई आकर्षण बल ज्यादा तो एक दूसरे से गले मिलने से ही फुर्सत नहीं है इन्हें, और जब गले मिलने से फुर्सत नहीं है तो काहे की गतिज ऊर्जा होगी? ये तो गले मिलते रह जाएंगे। और बेटे जब गतिज ऊर्जा इनकी कम होगी तो इनका वेग भी तो कम होगा। ठीक है, वेग है ये, वेग वी, वेग कम होगा। और जब वेग कम होगा तो यार धीरे से टक्कर नहीं मारेंगे क्या ये? और जब धीरे से टक्कर मारेंगे तो साफ बात है, धीरे से टक्कर मार रहे ना, तो इनका वेपर प्रेशर या वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होगा। बताओ समझ में आती है क्या बात? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वाष्प दाब होता है ना, वाष्प दाब, यहां लिखता हूं वाष्प दाब, ये वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है आकर्षण के। किसके? आकर्षण के। अणुओं के बीच में जो आकर्षण लगता है ना, वो आकर्षण यदि ज्यादा होगा तो वाष्प दाब कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती उसे ही तो संबंध को कहते हैं जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। यदि अणुओं के बीच आकर्षण ज्यादा है तो वाष्प दाब कम होगा। आकर्षण देखो ज्यादा दिखाया हमने, तो वाष्प दाब हमने कम नहीं दिखाया। देखियो जरा, क्यों है कम? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आकर्षण ज्यादा तो वे एक दूसरे से गले मिलते फिर रहे, और गले मिलते फिर रहे तो उनका गतिज ऊर्जा कम है, और गतिज ऊर्जा कम है तो इसका मतलब वेग कम है। वेग कम है तो टक्कर बेचारे धीरे से मारेंगे, सोते हुए मारेंगे टक्कर, और सोते हुए टक्कर मारेंगे तो दाब कम पैदा करेंगे, इसका मतलब वाष्प दाब कम होगा। समझ में आई ना बात? चलो अगली बात कर रहे हैं। ये देखा हमने द्रव की प्रकृति। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण अधिक होने पर द्रव का वाष्प दाब कम होता है। बताओ समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आ रहे, द्रव का ताप। बहुत बढ़िया बात है। मुझे यार एक बात बताओ आप, कि यदि आपके पास इस बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है, इस बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है यहाँ तक आपने, और इसके ये द्रव के क्या हैं? ये सब हैं इसके अणु। आप यूं कह रहे हैं कि यार ताप को बढ़ाएंगे हम, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, बढ़ेगी ना गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो ये बहुत तेजी से टक्कर मारेंगे स्वतंत्र तल पे। ये द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए स्वतंत्र तल पर बहुत तेजी से टक्कर मारेंगे। इसका मतलब ये है कि वाष्प दाब क्या हो जाएगा? जब तेजी से टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ताप यदि आप बढ़ाते हो तो आप गतिज ऊर्जा को बढ़ा देते हो, और गतिज ऊर्जा को बढ़ा देते हो तो अणुओं के वेग को बढ़ा देते हो, और वेग बढ़ता है तो ये टक्कर बहुत तेज मारते हैं, और टक्कर जितना तेज मारेंगे स्वतंत्र तल पर वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ जो है ना, एक बात बताता हूँ, ये बात सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉर्मली एप्लीकेबल है। नॉर्मली आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो हैं वे बताते हैं कि या तो पानी लो ताजे, सॉरी, यह तो गलत हो गया, स्लिप ऑफ टंग, या तो दवाई लो ताजे पानी से,
क्या बोल रहा हूं मैं, या तो दवाई लो ताजे पानी से, और या फिर दवाई लो आप गर्म पानी से। ताजे पानी में भी वाष्प दाब ज्यादा होता है। कैसे होता है मैंने बता दिया, 2 बाल्टी पानी निकलवा दिया आपसे, और जो गर्म पानी है उसमें आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वाष्प दाब बढ़ जाता है, ठीक है। पर कभी कभी किसी किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ तो आप बता रहे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो वे तेजी से टक्कर मारेंगे स्वतंत्र तल पे, और तेजी से टक्कर मारेंगे तो इसका मतलब वाष्प दाब बढ़ेगा उनका। और उधर आप कह रहे हो जी कोल्ड ड्रिंक जितनी ठंडी होगी उसका वाष्प दाब उतना ज्यादा होगा, है ना अजीब बात। बेटे वहां कोल्ड ड्रिंक में दूसरा फैक्टर काम करता है, वहां दूसरा कारक काम करता है। बेटे कोल्ड ड्रिंक का वाष्प दाब डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ CO2 डिजोल्व इन कोल्ड ड्रिंक। CO2 का कितना मात्रा कोल्ड ड्रिंक में घुला है, CO2 का जितना मात्रा कोल्ड ड्रिंक में घुला होगा, कोल्ड ड्रिंक का वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। और CO2 कब घुलता है ज्यादा, जब पानी ठंडा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ठंडे पानी में ज्यादा घुलनशील है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक जब भी पियो ना बिल्कुल ठंडी पियो, जब भी मजा आया उसका, नहीं तो मीठा पानी पीते फिरोगे तुम। देखो चलो अगली बात कर रहे, नंबर 3। समझ में आई ना सारी बातें। देखो हम पढ़ रहे हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। द्रव की प्रकृति बता दी कि द्रव के अणुओं के बीच जितना ज्यादा आकर्षण है, आकर्षण जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब उतना कम होगा। क्यों होगा, सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद द्रव का ताप, द्रव को जितना ज्यादा गर्म करोगे वाष्प दाब उतना बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे अवाष्पशील विलय का प्रभाव। ये प्रभाव ज्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आता है। अवाष्पशील विलय, देखो मैं बताता हूं। अवाष्पशील विलय उसे कहते हैं जो भाप बन के नहीं उड़ सकता। जैसे मैं कहूं कि यार एक बर्तन है और उस बर्तन में हमने ले रखा है ले रखा है पानी। क्या भर रखा है, पानी। और मैं कह रहा यार पानी में तुम थोड़ा सा नमक घोल दो, ठीक है। तो पानी का तो मुझे पता है कि पानी तो भाप बन के उड़ सकता है, पर नमक तो भाप बन के नहीं उड़ सकता। उड़ जाएगा क्या नमक भाप बन के, नहीं उड़ सकता नमक। तो आप यदि इस बर्तन में खाली पानी लेते तो पानी के अणु तो जब यहाँ टकराएंगे तो उनमें से तो भाप बन के उड़ सकते हैं कुछ अणु। पर नमक घोलने के बाद जब इसमें आपने नमक भी घोल दिया, इसमें नमक भी घोल दिया, तो नमक कैसे टूटता है आपको पता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस आयनों में। तो क्या Na पॉजिटिव आयन जब यहाँ टक्कर मारेंगे तो निकल के बाहर उड़ सकते हैं क्या, Cl नेगेटिव बाहर उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता भाई, नमक नहीं उड़ता है। और जब नहीं उड़ता तो वाष्प दाब को ये कैसे घटा रहा, यही तो बात बच्चों की समझ में नहीं आती कि जो ना उड़ने वाली चीजें हैं जब उन्हें उड़ने वाले द्रवों में घोल दिया जाता है तो वाष्प दाब वे द्रवों का कैसे घटा देते हैं। मैं बता रहा कैसे घटा देते हैं। यार मुझे यूं बताओ, जब हमारे पास खाली पानी था इसमें, मैं कह रहा कि यार मान लो पानी के 1000 अणु थे, ऐसा मान लो, ठीक है, होंगे तो बहुत ज्यादा। पानी के 1000 अणु थे और 1000 अणुओं में हर एक अणु के पास 1 जूल ऊर्जा थी, ठीक है। 1 जूल प्रति अणु, एक अणु के पास कितनी जूल ऊर्जा थी, 1 जूल ऊर्जा थी हर एक अणु के पास। तो टोटल एनर्जी कितनी थी, मैं लिख रहा हूं यहाँ टोटल एनर्जी थी 1000 जूल। 1000 जूल हो जाएगी क्योंकि एक अणु के पास 1 जूल है, तो 1000 जूल एनर्जी हो जाएगी टोटल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, ध्यान से समझना जरा। हमारे पास खाली क्या है, पानी, और पानी के कितने अणु हैं बर्तन में, 1000, जब खाली पानी ले रखा है बीकर में। हर एक अणु के पास कितनी ऊर्जा है, 1 जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 1000 अणु और 1 1 जूल ऊर्जा, 1000 गुणा 1, 1000 जूल एनर्जी है। ऐसा मान लो, होता नहीं ऐसा बिल्कुल। ये जो मैं वैल्यू मानता हूं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो समझाने के लिए है। अब मैं आपको यूं कह रहा कि यार हमने जो है ना उसमें नमक घोल दिया, नमक NaCl, और नमक के मैंने घोले हैं उसमें प्लस कर दूं, चलो यहाँ प्लस, नमक इसमें मिला दिया, इसी में नमक मिलाया था ना इस बर्तन में, नमक के मिलाए बेटे मैंने 500 अणु। और आपको पता है नमक के यदि आपने 500 अणु मिलाए तो नमक तो 2 में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो 500 के कितने हो जाएंगे, 1000 अणु। 1000 कण कह दो या आयन कह दो, 1000 कणों में टूट गया वो। Na पॉजिटिव को भी एक कण कह रहे हैं हम, Cl नेगेटिव को भी एक कण कह रहे हैं। पर एक बात बताऊं, ये नमक के जो कण है ना इनके पास कोई ऊर्जा नहीं है, 0 जूल है। तो अब मुझे यार एक बात बताओ कि वहां बर्तन में, जब वो बर्तन है उस बर्तन में टोटल कण कितने हैं, टोटल कण कितने हैं बर्तन में,
1000 तो थे पानी के, ये 1000 तो थे पानी के, और 1000 हो गए आपके नमक वाले। तो कितने हो गए बेटे, अब 2000 हो गए, 2000 कण हो गए टोटल। और मैं कहूँ यार टोटल एनर्जी बताइयो कितनी है, तो एनर्जी तो सिर्फ पानी के पास थी 1000 जूल, इन गरीबों के पास तो कोई एनर्जी नहीं है, 0 जूल एनर्जी है। तो एनर्जी तो 1000 जूल ही है बेटे, 1000 जूल है। पहले तो 1000 जूल में, पहले देखो जरा ध्यान से, पहले जो है 1000 जूल में 1000 अणु जीवन व्यतीत कर रहे थे अपना। अब 1000 जूल में 2000 अणुओं को जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और जब 2000 अणुओं को अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी, तो मुझे यूँ बताओ, एक अणु के पास, यदि मैं एक अणु की बात करूं, तो एक अणु के पास कितनी ऊर्जा होगी? क्या अब भी एक अणु के पास 1 जूल ऊर्जा होगी जैसा कि ऊपर लिखा था मैंने? नहीं, अब तो एक अणु के पास आधे जूल ऊर्जा है। कितनी है? आधे जूल ऊर्जा है ना। तो जब एक अणु के पास, ये हमारा बर्तन, मैंने यहाँ तो दिखाई नहीं देने का आपको, यहाँ रखता हूँ, ये हमने बर्तन ले लिया। यार बर्तन ही बिगड़ रहे हैं हमारे तो। चलो यहाँ देखो, इसके ऊपर लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कम है ना, बोर्ड के ऊपर लिखने की तो बहुत प्रैक्टिस है, बोर्ड पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल हो जाए। देखो, जब इसमें 1000 अणु थे, जब इसमें 1000 अणु थे, किसके? 1000 अणु थे केवल पानी के, तो एक अणु के पास 1 जूल ऊर्जा थी, 1 जूल ऊर्जा प्रति अणु। ठीक है। अब क्या हुआ? अब हमने क्या करा, अब इसमें 2000 अणु हो चुके हैं। 2000 अणु किस तरह हुए? पानी के 1000 हैं और 1000 नमक के आयन हैं। ठीक है। तो मुझे यूँ बताओ, 2000 अणु हैं तो उनके पास भी क्या हर एक अणु के पास ऊर्जा 1 जूल होगी? नहीं, ऊर्जा तो उतनी ही है, नमक वाले तो ऊर्जा नहीं लेके आए। तो यहाँ आधे जूल ऊर्जा है बेटे प्रति अणु। एक अणु, क्या कण कह दो, कण, हर एक कण के पास आधा जूल एनर्जी है। तो जब खाली पानी था, 1 जूल एनर्जी के साथ बहुत तेजी से टक्कर मार रहा था, यानी वाष्प दाब ज्यादा था। अब वो पानी का अणु, मेहमानों के आने के कारण, नमक उसके लिए मेहमान है, उसके पास आधे जूल ऊर्जा बची है। अब वो बेचारा धीरे 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 से टक्कर मारेगा। तो बताओ वाष्प दाब घट नहीं जाएगा क्या? घटेगा या नहीं घटेगा? यदि इस एग्जाम्पल को आप पकड़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पकड़ पा रहे, यार मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और भी इलाज हैं। मैं आपको यूँ कह रहा कि यार एक बात बताओ, कि हमारा स्कूल का टूर है, 100 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। मान लो हमारी क्लास के 100 बच्चे हैं और वे टूर पर जा रहे हैं, उनके पास 4-4 रोटियां हैं। मतलब घर से सब बच्चे 4-4 रोटियां या चपाती, जो भी आप कहते हो, कुछ बच्चे तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं रोटियों को। तो 100 बच्चे टूर पे जा रहे हैं, हर एक बच्चे के पास 4 रोटियां हैं। ठीक है, प्रति विद्यार्थी है ये, आप लिख सकते हो यहाँ, प्रति विद्यार्थी। एक बच्चे को लंच में 4 चपाती या 4 रोटी खानी है। ठीक है। अब अचानक से हमारे पास, हमारे प्रिंसिपल साहब के पास फ़ोन आता है कि हम आपके टूर में 100 बच्चे ऐड कर रहे हैं। 100 करें या उससे कम करें या ज़्यादा? 100 मैं इसलिए लेता हूँ जिससे कैलकुलेशन को आप आसानी से समझ जाओ। 100 बच्चे ऐड कर रहे हैं और वे, उनके पास खाने के पैकेट नहीं हैं। और यदि उनके पास खाने के पैकेट नहीं हैं, तो यार यूँ बताओ, खाना तो वे भी खाएंगे लंच में। और यदि हमारे अंदर मानवता बची है, तो यदि हम केवल अपने अपनी क्लास के बच्चे होते, तो हम अपनी 4-4 रोटियां खाते और मज़े से जीतते। अब 100 बच्चे और भी आ गए, खाने वाले कितने हो गए? खाने वाले हो गए 200। रोटियां कितनी हैं? 100 चौक 400, रोटियां 400, खाने वाले 200। तो अब बताओ कि प्रत्येक बच्चे को 2 रोटी नहीं मिलेंगी क्या? मिलेंगी नहीं। तो इसका मतलब ये है, भीड़ बढ़ाने से, जैसे हम एक परिवार की बात करते हैं, परिवार के जो मुखिया हैं उनकी कमाई तो उतनी ही है, और यदि वे बच्चे बढ़ाते जा रहे, संख्या बढ़ती जा रही, तो वो कमाई बढ़ती चली जाएगी ना उनमें। ऐसा ही होता है बेटे, जो अवाष्पशील विलेय होता है ना, उसके अणुओं के पास, उसके कणों के पास अपनी कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो वो आ तो जाता है मेहमानों की तरह, पर वो विलायक के कणों से या अणुओं से ही कहता है, यार थोड़ी सी मुझे भी दे दे ऊर्जा।
और जब विलायक के कण या विलायक के अणु अवाष्पशील पदार्थ जो उसके अंदर घोला गया है उसके अणुओं को या कणों को अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं ना, तो उनके खुद के पास यार ऊर्जा घट जाती है। और जब खुद के पास ऊर्जा घट जाएगी तो वेग घट जाएगा, और वेग घट जाएगा तो वे धीरे से टक्कर मारेंगे स्वतंत्र तल पे, और धीरे से टक्कर मारेंगे तो सारी दुनिया को पता है कि वाष्प दाब घट जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब घट जाएगा। इसलिए यहां लिखा है अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में वाष्प दाब घट जाता है। बताओ समझ में आई क्या बात? पता चल गया ना? चलो अगली बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वथनांक की। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ क्वथनांक किसे कहते हैं, तो बच्चों का जवाब आता है कि सर वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो बेटे इस परिभाषा को रख दो उठा के एक तरफ। अब इस परिभाषा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप बड़ी कक्षा में आ चुके हो, अब कौन सी परिभाषा की आवश्यकता है फिर सर? आवश्यकता इस परिभाषा की है कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मान लो आपके पास एक बर्तन है इस तरह का, ठीक है, अच्छा सा बर्तन होना चाहिए, अच्छा का मतलब साफ सुथरा, और इस बर्तन में आपने यहाँ तक भर रखा है कोई भी द्रव, कोई भी क्या भर रखा है? द्रव। जैसे हम एक द्रव हमारे पास है भरपूर मात्रा में पानी, ये द्रव भर दिया। सबको पता है कि द्रव के अणु यहाँ ब्राउनी गति मार रहे होंगे, अनसट घूम रहे होंगे, अनियमित गति कर रहे होंगे, और अनियमित गति करते हुए वे बर्तन की दीवारों पे भी टकरा रहे होंगे और स्वतंत्र तल पे भी टक्कर मार रहे होंगे इस तरीके से। और स्वतंत्र तल पर टक्कर मार के जो दाब में पैदा कर रहे होंगे उस दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। ये है बेटे वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। द्रव के अणु वाष्प में बदलना चाहते हैं ना, तो ये वाष्प दाब है। अब हुआ क्या? अब आपको एक बात समझनी है कि यार ये जो वायुमंडल है ना, ऊपर तो सारे में हवा है, तो मुझे बताओ वायुमंडल में वायु है और वायु बहुत सारी गैसों का समांगी मिश्रण है। तो ये हवा के पार्टिकल्स भी तो लगातार गति कर रहे ना, गति हर जगह है। तो मैंने बर्तन के ऊपर भले ही बनाया हूँ, तो ये लगातार गति कर रहे, और गति करते हुए ये भी तो टकरा रहे होंगे ऊपर से, स्वतंत्र तल पे टक्कर मार रहे होंगे, इनकी भी अपनी जिम्मेदारी है कुछ करने की। तो ये स्वतंत्र तल पे ऊपर से टक्कर भी मारते हैं, और ऊपर से जो टक्कर मार के हवा के पार्टिकल्स स्वतंत्र तल पर जो दाब लगाते हैं उसे ही दाब को सारी दुनिया कहती है वायुमंडलीय दाब। क्या कहती है? वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब, या केवल आप वायु दाब भी कह सकते हो, या केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हो। इसे एटीएम भी कहते हैं, एटीएम। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखोगे ना? तो भाई नीचे से क्या है? नीचे से वाष्प दाब है। मैं कह रहा कि चलो यार नीचे जो वाष्प दाब है उसे हमने कह दिया कि वो P1 है, और ऊपर से जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब, उसे हमने कह दिया कि वो है P2। तो ये दोनों क्या मुकाबला नहीं कर रहे एक दूसरे का? कर रहे ना। P1 तो सोच रहा है कि पार्टिकल्स को बाहर निकाल के मार दूं, मैं द्रव का भाप बना दूं, और बाहर से हवा कह रही कि नहीं, बाहर नहीं निकलने देने की, चाहे कुछ भी हो जा, बाहर नहीं निकलने देने की। तो दोनों का मुकाबला है। पर आप मुझे एक बात बताओ यार, कि यदि मैं कह दूं कि यार मैं, मेरे पास जो ये द्रव भरा हुआ है इसका ताप बढ़ा रहे, चलो ताप बढ़ा रहे, ताप ताप से मिटाओ पी को, हम बढ़ाते हैं इसका ताप। यदि आप इसका ताप बढ़ाओगे ना, इस पानी को गर्म करोगे, पानी कह दो या कोई भी द्रव है, ताप बढ़ाओगे तो बताओ यार गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और वेग बढ़ेगा तो तेजी से टक्कर नहीं मारेंगे क्या? तेजी से टक्कर मारेंगे, तो इसका मतलब वाष्प दाब P1 बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली P2 बड़ा होता है P1 से। ध्यान से समझ लेना, बहुत गहरी बात बताने जा रहा। नॉर्मली P2 बड़ा होता है P1 से। P2 माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और P1 माने किसी भी द्रव का वाष्प दाब। ये बात नॉर्मली होती है, यानी वायुमंडलीय दाब हमेशा ज्यादा होता है किसी भी द्रव के वाष्प दाब से। ऐसा होता है जब तो द्रव द्रव है। यदि ऐसा ना होता ना, मान लो इसका उल्टा होता, P1 बड़ा होता P2 से, तो सोच के देखो, यदि आपका दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा, तो यदि ये ज्यादा हो जाता ना, ये P1 इसका मान ज्यादा हो जाता है इससे, तो मुझे यूं बताओ यार, द्रव का कोई अणु द्रव की सतह के अंदर, द्रव की सीमा के अंदर रुकता क्या?
सारे निकल के भाग जाते। और यदि द्रव के पानी के सारे अणु निकल के हवा में भाग जाते तो क्या इस दुनिया पर पानी होता? होता ही ना पानी। तो पानी को पानी की औकात में बनाए रखने का काम किसका है? यार इस वायुमंडलीय दाब का ही है ये काम। और यदि ये वायुमंडल ना होता, एटमॉस्फेयर ना होता, तो वायुमंडलीय दाब ना रोक पाता द्रव को उड़ने से और हमारी पृथ्वी पर पानी होता ही ना फिर। तो इसलिए ये वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कमाल की चीज है। ठीक है, तो चलो अगली बात करते हैं। देखते हैं अब हमें इसमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। देखो ध्यान से देखना, मैं जरा इसे मिटा दूं, पहले पेंसिल ले लो। आपको पता चल गया कि नॉर्मली क्या होता है कि P2 यानी वायुमंडलीय दाब होता है ज़्यादा और वाष्प दाब होता है कम। अब मैंने कहा आपको कि ताप आप बढ़ा रहे, गर्म कर रहे द्रव को, गर्म करोगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाओगे, गतिज ऊर्जा बढ़ाओगे तो वेग बढ़ाओगे, वेग बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ाओगे। जब वाष्प दाब बढ़ता जा रहा तो एक समय ऐसा आता है, या यूं कह दो एक ताप, ठीक है, एक ताप ऐसा आता है, कैसा कि जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और जिस ताप पर, ये वो ताप है जिस ताप पर, ध्यान से सुन लियो जरा, जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब, P1 क्या है? वाष्प दाब है। किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम कहते हैं उस द्रव का क्वथनांक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द्रव का क्वथनांक किसे कहते हैं, तो आपको यह नहीं लिखना है कि द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। ज्यादातर बच्चे यही छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं का सवाल का उत्तर इसी तरीके से वहां सिखाया जाता है। पर यहाँ बेटे हम इस बात को नहीं करेंगे कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, हम बात करेंगे जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि चलो यार पानी के बारे में बात कर रहे हैं हम, पानी के, ठीक है, पेंसिल ले लूं जरा, चलो हम बात कर रहे हैं पानी के बारे में। मैं कहूं कि यार पानी का क्वथनांक बताओ कितना होता है, जल का क्वथनांक बताओ कितना होता है। तो आप कहोगे कि सर जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी। तो मैं पता क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ठीक हो आप, बिल्कुल सही, मैदानी क्षेत्र में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। पर मैं पूछूं यार इसका मतलब बताओ, इसका मतलब पता क्या है? ज्यादातर बच्चे बताएंगे जी 100 डिग्री सी पर पानी उबलना शुरू कर देता है। बेटे पानी को तो मैं 100 से भी नीचे उबाल दूंगा, मैं पानी को 90 डिग्री सी पे ही उबाल के दिखा दूंगा आपको। कैसे, मैं अभी समझाऊंगा। देखो यहाँ क्या समझना है, आपको जवाब देना है कि सर 100 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब, 100 डिग्री सी पर जल का जो वाष्प दाब होता है ना, 100 डिग्री सी पर जल का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसलिए 100 डिग्री सी को हम कहते हैं कि यह पानी का क्वथनांक है। तो किसी भी द्रव का क्वथनांक आप देखोगे ना, उसके अंदर एक खासियत होगी कि उस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे। यहाँ हमने बात करी थी क्वथनांक की। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी है। अब मुझे यहाँ एक चीज और समझानी है आपको। यदि मैं कह दूं कि यार ये बर्तन है और इस बर्तन में हमने द्रव को भर रखा है, यहाँ तक द्रव को, क्या मान लो पानी को ही भर रखा है, और पानी के अणु लगातार टक्कर मार रहे हैं और टक्कर मार के एक दाब पैदा कर रहे हैं, उस दाब को मैंने P1 कह दिया, वैसे आप उसे कहते हो वाष्प दाब। और ऊपर से वायुमंडल के कण, हवा के कण टकरा रहे यहाँ और यहाँ एक दाब पैदा कर रहे P2, जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम बात करेंगे थोड़ी कि जब आप पानी को 100 डिग्री सी पर गर्म करोगे ना मैदानी क्षेत्रों में, 100 डिग्री सी पर, यदि पानी को, जहां एक वायुमंडलीय दाब होता है 1 atm, यदि 100 डिग्री सी पर आप गर्म कर दिया आपने पानी को, तो आपको पता है कि P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। यानी यानी 100 डिग्री, मम्मा से पूछ, मम्मा से पूछ। यानी पानी को 100 डिग्री सी पर जब आप गर्म करोगे, पानी को जब आप 100 डिग्री सी पर गर्म करोगे तो P1 और P2 इक्वल हो जाएंगे। और जब P1 और P2 इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा कि 100 डिग्री सी पे जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं वे सब खुशियां मनाएंगे। क्या खुशियां?
कि भाई हमारी एनर्जी वायुमंडलीय दाब के बराबर होगी अब। और यदि कोई भी पार्टिकल 101 डिग्री सी पर चला गया ना, 101 डिग्री सी पर, तो उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा। और यदि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो गया ना, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, वो उड़ के भागेगा, पक्की बात है। आसमान में केवल वो ही उड़ेगा जिसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होगा, चाहे उसमें हनुमान जी क्यों ना हो। भाई हनुमान जी आकाश में उड़ते थे, इसलिए उड़ते थे क्योंकि उनका वाष्प दाब, उनका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। जो भी चीज आसमान में उड़ रही, समझ जाओ उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा है। और वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से जब ही आता है जब आदमी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हो, सच्चा हो मन से, बिल्कुल। ठीक है, तो यदि कोई पार्टिकल 101 डिग्री सी पर पहुंच गया ना, तो समझ जाओ कि उस पार्टिकल का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बड़े की तरफ 2 लड्डू, मैं बार बार बताता हूँ, छोटे की तरफ 1। और ज्यादा हो जाएगा फिर थोड़ा ही रुकेगा वो, फिर तो उड़ के भाग जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलो अगली बात कर रहे हो, हमने पढ़ लिया क्वथनांक। देखो, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी है। अब हम बात करेंगे क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। क्वथनांक को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है द्रव की प्रकृति। देखो, द्रव का क्वथनांक अनुक्रमानुपाती होता है द्रव के आकर्षण के। कैसे होता है, मुझे यार एक बात बताओ आप, यदि आपके पास इस बर्तन में कोई पानी आपने भर रखा है या कोई भी द्रव भर रखा है, और ये द्रव के क्या हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। यदि आप 2 कणों की बात करो और इनके बीच आकर्षण यदि ज्यादा होगा, सुनियो ध्यान से, यदि इनके बीच आकर्षण ज्यादा है ना, इन सब के बीच जो इसमें भरे हमने, आकर्षण ज्यादा है, चलो ऐसे समझाता हूं, आकर्षण को एफ से लिख सकते हो ना आप। यदि आकर्षण ज्यादा है तो सबको पता है गले मिलते फिरेंगे एक दूसरे से, और जब गले मिलते फिरेंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम। और जब गतिज ऊर्जा कम होगी तो वेग भी क्या होगा, कम। और वेग भी कम होगा तो ये टक्कर धीरे से मारेंगे, और धीरे से टक्कर मारेंगे, इसका मतलब वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, वाष्प दाब कम होगा। और जब इनका वाष्प दाब विचारों का कम है, डाउन हुए पड़े, बिल्कुल खत्म हुए पड़े, तो यार ये ऊपर से जो वायुमंडलीय दाब है उसका मुकाबला करना तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब इनमें आकर्षण ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा कम, गतिज ऊर्जा कम तो वेग कम, वेग कम तो वाष्प दाब कम, वाष्प दाब कम तो धीरे से टक्कर, और धीरे से टक्कर, तो वायुमंडलीय दाब के, वायु के पार्टिकल्स का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। इन्हें वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। और जब ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तभी तो हम यहाँ कह रहे हैं कि द्रव का क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। उस द्रव का क्वथनांक हमेशा ज्यादा होता है जिसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें एक दूसरे से गले मिलने से ही फुर्सत नहीं होती है। तो वे कहें तो अपनी गतिज ऊर्जा, कहाँ वेग और कहाँ वाष्प दाब बढ़ाएंगे, कम रहेगा सब कुछ। और जब सब कुछ कम रहेगा तो उन्हें वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। क्लियर बात। चलो अगली बात कर रहे हैं हम। ये पढ़ा हमने क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक में द्रव की प्रकृति। अब हम बात करेंगे बाह्य दाब की, और ये बाह्य दाब बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ आप कि यदि हमने एक बर्तन लिया और उस बर्तन में यहाँ तक हमने भर लिया पानी, ठीक है, और पानी के अणु ब्राउनी गति कर रहे, एक दूसरे से टकरा रहे, बर्तन की दीवारों से टकरा रहे, स्वतंत्र तल पर टकराकर एक दाब पैदा कर रहे, जिस दाब को आप कह रहे हो वाष्प दाब P1। अब बाहर से जो लग रहा है वो वायुमंडलीय दाब है। यदि मैं कह दूं कि यार ये जो P2 है वायुमंडलीय दाब, यदि आप इस वायुमंडलीय दाब को बढ़ा दोगे, वायुमंडलीय दाब यानी बाहर से लगने वाले दाब को आप बढ़ा रहे, तो दाब को बढ़ाओगे तो वाष्प दाब को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इस बढ़े हुए P2 का मुकाबला करने के लिए। और वाष्प दाब यदि बहुत ज्यादा चाहिए ना आपको, तो आपको इन जो पानी के या इस द्रव के जो पार्टिकल्स हैं इनका वेग बहुत ज्यादा होना चाहिए। वेग कब ज्यादा होगा, जब गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा कब ज्यादा होगी, जब इसे गर्म करोगे बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपने ऊपर से वायुमंडलीय दाब बढ़ा दिया ना, तो वायुमंडलीय दाब जितना बढ़ाओगे
नीचे से टक्कर मारने वाले पार्टिकल्स यानी जो वाष्प दाब है उसे उतना ही ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और पार्टिकल्स के वाष्प दाब को ज्यादा बढ़ाने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा ताप पर जाके ऐसा होगा कि P1 और P2 बराबर हो पाएंगे, और उस ताप पर, जिस ताप पर P1 और P2 बराबर हो पाएंगे उसे आप कहोगे क्वथनांक। ठीक है, जैसे इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल देता हूं, अब आप कैच कर जाओगे बात को बिल्कुल आसानी से। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके घरों में जो प्रेशर कुकर है ना बेटे, में बिल्कुल इसी थ्योरी पर काम करते हैं। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर ऐसा बंद बर्तन होता है, ठीक है, उसमें यहाँ ढक्कन और हैंडल इस तरह लगा होता है ना, ऐसा होता है प्रेशर कुकर। यहाँ हमने अपना खाना रख रखा है बनने के लिए, और खाना में नीचे तो लिक्विड है, आपको पता है, द्रव है, जो भी आपको बनाना है इसमें पानी तो डाल लोगे ही खाने में। ऊपर क्या इकट्ठी हो जाएगी, ऊपर इकट्ठी हो जाएगी वाष्प। तो मुझे यूँ बताओ कि पहले ज़माने में जो महिलाएं होती थी ना, जो औरतें होती थी, वे खुले बर्तन में खाना बनाती थी ऐसे, उनका खाना खुले बर्तन में बनता था। और अब खाना कोई खुले बर्तन में बनता है? अब तो नहीं बनता है। पहले खाना बनता था खुले बर्तन में। तो खुले बर्तन में ऊपर से जो दाब लगता था वो तो वायुमंडलीय दाब ही लगता था। मैं लिख रहा यहाँ ATM, वायुमंडलीय दाब लगता था। और वायुमंडलीय दाब जब लगेगा तो यहाँ जो आपने पानी भर रखा है वो लगभग 100 डिग्री सी पर ही उबलना प्रारंभ कर देगा। यानी खुले बर्तन में आप शुद्ध जल को 100 डिग्री सी से ऊपर गर्म नहीं कर सकते हो। सवाल आया होगा दिमाग में, सर क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सी पर यदि आपने पानी को गर्म कर दिया तो उसका वाष्प दाब, यानी पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है 100 डिग्री सी पे। यदि कोई पानी का पार्टिकल 101 डिग्री सी पे पहुंच गया तो उसके लिए जो वाष्प दाब है वो ज्यादा हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से, और वो क्यों रुकेगा फिर भिगोने में? वो तो निकल के भागेगा इस बर्तन में से। तो पहले महिलाएं, पुराने जमाने में महिलाएं खुले बर्तनों में जब खाना बनाती थी ना, तो उनके सामने एक प्रॉब्लम ये आती थी कि वो खुले बर्तन में जो लिक्विड लिया होता था उसे हम ज्यादा ताप तक नहीं गर्म कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही वो हाई टेम्परेचर पे पहुंचता था उसके पार्टिकल्स, जो भी हाई टेम्परेचर पे पहुंचा वो ही उड़ के भाग गया। जैसे जिस बच्चे ने 12वीं क्लास पास करी वो इंटर कॉलेज में क्यों रुकेगा? खुद सोच के देखो यार, जिसने 12वीं का रिजल्ट ले लिया वो क्यों रुकेगा इंटर कॉलेज में? वो तो रुकने का नहीं, वो तो डिग्री कॉलेज में जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जल के, शुद्ध जल के जिस अणु का टेम्परेचर 100 डिग्री सी से ज्यादा हो गया वो पानी के बर्तन में क्यों रुकेगा? वो कोई पागल थोड़ा ही है रुकेगा। जब उसे पता कि मेरा वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो चुका है तो मैं क्यों रुकूं यहाँ, मैं तो नहीं रुकता यहाँ। वो निकल के भागेगा एकदम, और निकल के भागेगा तो इसका मतलब यह है कि पहली महिलाएं बेचारी बहुत परेशान थी, खुले बर्तन में खाना बनाती थी पर दिमाग लगाती थी। पता क्या दिमाग लगाती थी? आपने कभी सोचा कि पहले महिलाएं जब भी कुछ ऐसा दाल या चने वगैरह बनाती थी तो उसमें थोड़ा सोडा डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया? तो सोडा या नमक वही काम करते हैं जो भी समझाया था, अवाष्पशील पदार्थ को घोल रहे। जब आप पानी में सोडा या नमक मिलाओगे तो आप कणों की संख्या बढ़ाओगे, और कणों की संख्या बढ़ाओगे तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घटाओगे, और प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घटाओगे तो उस समय वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब क्वथनांक आप बढ़ा दोगे। इसलिए मैं सोडा और नमक मिलाती थी। और आजकल के जमाने में तो प्रेशर कुकर है, देखो जरा प्रेशर कुकर की शक्ल दिखाई दे रही ना यहाँ शक्ल इसकी। इसमें तो क्या आपने ऊपर से वायुमंडलीय दाब लगा रखा है? नहीं, प्रेशर कुकर जितनी अच्छी कंपनी का होगा ये एक कृत्रिम दाब है, एक आर्टिफिशियल प्रेशर डेवलप करता है। ऊपर जितनी भाप इकट्ठी होगी उतना ज्यादा दाब लगाएगी द्रव की सतह पर, और जितना दाब लगाएगी द्रव को उतना ज्यादा मुकाबला करना पड़ेगा। इसका मतलब क्वथनांक बढ़ेगा, द्रव का क्वथनांक उतना ही बढ़ेगा। और अच्छी कंपनी का कुकर है वो भाप को ज्यादा इकट्ठा करता है, ज्यादा दाब लगाता है द्रव की सतह पर, इसलिए द्रव को ज्यादा ताप पर उबलना पड़ता है। खुले बर्तन में यदि शुद्ध जल 100 डिग्री सी पर उबलता है तो एक देसी प्रेशर कुकर में 150 डिग्री सी पर उबलेगा, और यदि कंपनी का प्रेशर कुकर हो बढ़िया कंपनी का तो शायद 200 डिग्री सी पे उबलेगा। तो खाना क्यों नहीं बनेगा उसमें? जल्दी बनेगा ही। तो वाष्प दाब और क्वथनांक और क्वथन वास्तविकता में कमाल की चीज है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है बेटे बाह्य दाब। बाह्य दाब का मतलब ऊपर से जो दाब लगाओगे, जितना दाब लगाओगे ऊपर से उतना ही क्वथनांक ज्यादा होगा। तो क्वथनांक अनुक्रमानुपाती है बाह्य दाब के। ठीक है, खुले बर्तन में बाह्य दाब कम लग रहा है, बंद बर्तन यानी प्रेशर कुकर में ऊपर से दाब ज्यादा लग रहा है।
तो इसलिए क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। चलो अगली बात कर रहे हैं। अब हमें देखना है वाष्पन और क्वथन में अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारी चीजें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी। वाष्पन और क्वथन में अंतर। सबसे पहला अंतर, वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है, मैंने आपको सिखाया था। भाई आपको पता है बर्फ में से भी भाप निकलती है, चाय में से भी भाप निकलती है, हमारे पेट में से भी भाप निकलती है, मैदानों में पड़ी हुई ओस पे से भी भाप निकलती है, सर्दियों के दिनों में नदी नहरों में से भी भाप निकलती है, दीवारों पे से भी भाप निकलती है बरसात के बाद सर्दियों में। तो क्या वाष्पन वही होगा जहां 100 डिग्री सी होगा? इसका मतलब मेरे पेट में भी पानी उबल रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है। क्वथन केवल क्वथनांक पर, क्वथन केवल क्वथनांक पर ही होता है। 100 डिग्री सी पे शुद्ध जल को पहुंचाओगे तो वहां या उससे ऊपर टेम्परेचर पे क्वथन की क्रिया होगी। केवल द्रव की सतह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, केवल द्रव की सतह से। मैंने बताया था कि वाष्पन की क्रिया केवल द्रव की सतह से होती है। यदि आपने एक बर्तन में पानी भर रखा है, इस तरह का बर्तन है, पानी भर रखा है यहाँ तक, तो यहाँ से ही सिर्फ वाष्पन की क्रिया होगी। यहाँ से जो पानी भाप बन के उड़ेगा ना, उसे आप वाष्पन कहोगे। वो गहराई में से नहीं होता। वाष्पन की क्रिया द्रव के अंदर गहराई से नहीं होती है, केवल कहाँ से होती है, सतह से, और ये संपूर्ण द्रव से। मान लो आपके पास एक बर्तन है और उसमें क्वथन की क्रिया हो रही है, ये बर्तन है मान लो, और इसमें क्वथन की क्रिया हो रही है, यानी उबल रहा है इसमें पानी। तो वो यहाँ से भी उबलेगा, यहाँ से भी, हर गहराई से उबलेगा। उबलने का मतलब, जब इस गहराई पर बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हो जाएंगे, कैसे कि उनका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा, बहुत सारे यहाँ हो गए कई हजार पार्टिकल, तो हमें बाहर निकलने का इंतजार नहीं करने के कि हम बाहर निकलेंगे, जब भी हम किस में बदलेंगे, जब भी हम भाप में बदलेंगे या गैस में, वे यहीं अंदर के अंदर ही बदल जाएंगे गैस में, और पूरा एक पानी के अंदर बुलबुला बाहर निकलेगा। जब ही तो उबलता हुआ पानी ऐसा नजर आता है आपको, क्योंकि ये बहुत बेचैन है, बहुत बेचैन है, इतने बेचैन है कि बाहर निकलने का इंतजार नहीं करते हैं। तो केवल द्रव की सतह पर तो होता है वाष्पन, सिर्फ सरफेस पे होता है, और ये संपूर्ण द्रव से, क्वथन की क्रिया संपूर्ण द्रव से होती है। उसके बाद ताप बढ़ने पर बढ़ता है। सबको पता है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वाष्पन उतना तेजी से होगा। ठीक है, क्यों होगा, समझ में आ रही होगी बात। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो तेजी से टक्कर मारेंगे, इसका मतलब वाष्पन की क्रिया तेज हो जाएगी। क्वथन से कम ताप पर नहीं होता है, क्वथन की क्रिया क्वथनांक से कम ताप पर नहीं होती है, सबको पता है। उससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने पे क्वथनांक, क्वथन की क्रिया भी फास्ट हो जाएगी। वाष्पन सतह क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे एक बात बताओ, चलो दोबारा आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वाष्पन सतह क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इस चीज को समझाता हूँ आपको। जब आप छोटे थे तो आपने एक बात नोट करी होगी यार कभी, जब आपको बहुत जल्दी स्कूल जाना होता था ना, ठीक है, और ये है हमारा दूध का गिलास, ये दूध का गिलास है, और इसमें दूध है गर्म। जब आप छोटे थे और दूध का गिलास सुबह स्कूल में जाते हुए मान लो आपकी माताजी, आपकी मम्मी आपको देती थी, दूध गर्म है, जल्दी नहीं पी सकते, तो वे क्या करती थी, एक बड़ा सा बर्तन लेती थी इस तरह का, ठीक है, और उस बर्तन में डाल देती थी, और जब भी बर्तन में, बड़े बर्तन में दूध को डालती थी तो वो दूध जल्दी ठंडा हो जाता था। अब जरूरी नहीं कि ये प्रोसेस केवल दूध के साथ हो, ये प्रोसेस आपका खाना कोई सा भी हो ना, कोई सा भी खाना हो, चाहे दाल है, चाहे सब्जी है, चाहे दलिया है, चाहे खीर है, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपकी मम्मी हमेशा क्या करती थी कि वे ऐसे बर्तन से ऐसे बर्तन में उसे डालती थी जिससे वो जल्दी, और फैला देती थी जिससे खाना जल्दी ठंडा हो जाए। कभी सोचा है इस बारे में, क्यों? आपने तो सिर्फ यूं देखा कि आज जल्दी स्कूल भेजना है, जल्दी खिलाना है, इसलिए। वे केमिस्ट्री नहीं जानती थी, हमारी मम्मी, हमारी माँ कभी केमिस्ट्री नहीं समझी, पर उन्हें भी इस बात का पता था। किस बात का पता था? इस बात का पता था कि यदि आप इस बर्तन में रखोगे उस खाने पीने की चीज को, तो ऊपर स्वतंत्र तल इतना होगा उसका, इतने तल से ही वाष्पन की क्रिया होगी।
क्योंकि वाष्पन की क्रिया केवल सतह से होती है। और जब आप बड़े से बर्तन में उस खाने को रख दोगे तो उसका स्वतंत्र तल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब स्वतंत्र तल बढ़ गया यानी सतही क्षेत्रफल बढ़ गया, और यदि सतही क्षेत्रफल बढ़ गया तो सतह से ही तो होती है वाष्पन की क्रिया, तो वाष्पन की क्रिया ज्यादा होगी, और वाष्पन की क्रिया ज्यादा होगी तो इसका मतलब खाना जल्दी ठंडा हो जाएगा और मेरा प्यारा बच्चा जल्दी से खाना खा सकेगा। ठीक है, ये होता है माँ का प्यारा। चलो अगली बात करते हैं। तो बताओ, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या वाष्पन की क्रिया तेज नहीं होती है? क्या खाना जल्दी ठंडा नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। देखो, आपको पता है कि घर में आपकी मम्मी जब कपड़े धोती है ना, जब कपड़े धोती हैं आपकी मम्मी, तो आपने एक बात नोट करी होगी कि कपड़े धोने के बाद उन कपड़ों को निचोड़ा जाता है, इस तरह गोल गोल घुमा के निचोड़ती हैं, और ये है कोई तार। यार कभी आपने देखा कि मम्मी ने इस गोल गोल कपड़े को यूं ही टांग दिया हो तार के ऊपर? यूं तो नहीं टांगती कभी भी। वे इस पूरे कपड़े को क्या करेंगी, खोल देंगी, उसे फैला देंगी इस तरह, और फैलाने के बाद फिर वे उस कपड़े को तार के ऊपर डाल देंगी इस तरीके से। ठीक है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्होंने, उन्हें नहीं पता है क्या है कारण, पर उन्हें इतना जरूर पता है कि जब सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ना, ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी, तेजी से होगा वाष्पन। वाष्पन क्या होगा, तेजी से। और जब वाष्पन तेजी से होगा तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, सूख जाएंगे ना जल्दी। तो इसलिए हम कहते हैं, देखो क्या पढ़ा है हमने, देखो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सतह क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। जितना ज्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा वाष्पन उतना ज्यादा तेजी से होगा। चाहे खाने को छोटे मुंह के बर्तन से बड़े मुंह के बर्तन में डाल दो, और चाहे कपड़ों को धोने के बाद उन्हें निचोड़ने के बाद फैला के डाल दो, दोनों इसी के ही एग्जाम्पल हैं। बताओ समझ में आती है क्या बात? उसके बाद अगली बात करेंगे। चलो, इधर लिखा है क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता क्वथन। तो बेटे क्वथन नहीं करता निर्भर, क्यों नहीं करता? आप यार चाहे बर्तन तो ले लो ऐसा, ऐसा बर्तन ले लो, और चाहे बर्तन ले लो ऐसा, कैसा ही बर्तन ले लो, ठीक है, इसमें पानी रख दिया आपने और इसमें भी आपने पानी रख दिया, तो बेटे पानी तो इसमें भी 100 डिग्री सी पे ही उबलेगा और इसमें भी 100 डिग्री सी पर ही इसमें क्वथन की क्रिया होगी। तो यहाँ सतही क्षेत्रफल चाहे कम हो और चाहे सतही क्षेत्रफल ज्यादा हो, सच्चाई तो यह है कि क्वथन तो सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करता ही नहीं है। तो जब सतही क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है तो फिर क्यों क्वथन की क्रिया कम या ज्यादा होगी? नहीं होने की, वाष्पन होगा सिर्फ कम या ज्यादा। पांचवा पॉइंट देखो जरा क्या है, पांचवा पॉइंट, वाष्पन अनुक्रमानुपाती है वायु के वेग के, और क्वथन अनुक्रमानुपाती है वायु के वेग के, ये भी दोनों हैं, पर हम यहाँ वाष्पन पे ज्यादा फोकस करेंगे, दोनों में एक जैसी बात है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। जब आप छोटे थे ना और आपकी मम्मी आपको खाना खिलाती थी, समझना ध्यान से, मान लो एक बाउल है, कटोरा है, और इस कटोरे में उन्होंने आपके लिए खाने के लिए कुछ ले रखा है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़, कोई अच्छी सी चीज़ है पर गरम गरम है, जैसे दाल भात हैं, दाल चावल हैं, कढ़ी चावल हैं, कुछ भी। जब आपकी मम्मी आपको खाना खिलाती थी जब आप छोटे थे, अब तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, आप ज़्यादा होशियार हो गए कुछ, मम्मी की तो वैल्यू ख़त्म होगी ज़िंदगी। देखो, वे जब भी आपको खिलाती थी तो वे एक स्पून, एक चम्मच लेती थी इस तरीके से आपको खिलाने के लिए, और ये जो चम्मच थी इसमें इन्होंने खाना ले लिया, थोड़ा सा खाना ले लिया, गरम गरम खाना है, मैंने लिख दिया यहाँ गरम गरम खाना है, गरम है खाना, आपकी मम्मी आपको जब बचपन में खिलाती थी। और आपने कभी महसूस करा कि वे इस चम्मच के ऊपर अपने मुंह से जो है फूंक मारती थी? समझते हो आप? फूंक मारती थी ऐसे, और फूंक मार के फिर खिलाती थी। उन्हें केमिस्ट्री नहीं आती थी कि केमिस्ट्री क्या होती है, पर उन्हें इतना जरूर पता था कि जब फूंक मारेंगे तो वायु का वेग ऊपर बढ़ेगा, इस खाने के ऊपर वायु का वेग बढ़ेगा, और खाने के ऊपर वायु का वेग बढ़ेगा तो उससे पता क्या होगा, वायु मंडलीय दाब इसके ऊपर घटेगा, ये जो इसके ऊपर खाने के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ना वो घटेगा।
और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, बर्नौली थ्योरम पढ़ोगे फिजिक्स में, फिजिक्स वाले टीचर बताएंगे आपको, जब हवा का स्पीड इसके ऊपर बढ़ेगा ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब खाने के ऊपर घटेगा, और जब वायुमंडलीय दाब आपने घटा दिया तो वाष्पन की क्रिया बहुत जबरदस्त होगी, वाष्पन की क्रिया बहुत अच्छी होगी फूंक मारने से। और जब वाष्पन की क्रिया बहुत अच्छी होगी ना, तो वो चम्मच में जो खाना है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और आप उसे खाओगे फिर। ठीक है, तो इसलिए मैं फूंक मारती थी खाने पर हमेशा, जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि वायु का वेग जितना होता है ना ज्यादा, उतना ही वाष्पन की क्रिया तेज होती है। क्या आपने कभी देखा है कि जब कपड़े सुखाने के लिए छत पर डाले जाते हैं और हवा चलती है तेज, जिस दिन हवा तेज चलती है उस दिन कपड़े जल्दी नहीं सूख जाते क्या? सूखते हैं ना जल्दी, सूखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मम्मी जब कमरे के फर्श पर पोछा लगाती है, आपकी मम्मी कमरे के फर्श पर पोछा लगाती है, तो पोछा लगाने के बाद वो पंखे को क्यों खोल देती है? कभी सोचा है कि पंखा क्यों ऑन कर दिया पोछा लगाने के बाद? सोचा तो नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सच्चाई ये है कि हम विज्ञान को अपने आसपास देखते ही नहीं बेटे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम समझते ही नहीं कि विज्ञान क्या है। हमारा तो सिर्फ एक ही जन्म सिद्ध अधिकार है, करना न धरना, बस भरना ही भरना। चलो अगली बात कर रहे। देखो, अब हमें देखना है कि वाष्पन, ये बता दिया मैंने कि वाष्पन अनुक्रमानुपाती है वायु के वेग के, जितना तेज हवा चलेगी वाष्पन उतना ज्यादा होगा। चाहे मम्मी आपके खाने पे फूंक मार के, चम्मच के खाने पे फूंक मार के आपको खिला रही हूँ, चाहे मैं चाय या दूध में फूंक मार के आपको खिला रही हूँ या पिला रही हूँ, चाहे मैं कपड़ों को फैला रही ऊपर छत पे सुखाने के लिए फैला रही और वहां पे हवा तेज चलने पे मैं जल्दी सूख रही हूँ, चाहे फर्श पे मैं पोछा लगा रही और पंखा ऑन कर रही, तो पंखे की हवा से वायुमंडलीय दाब घटेगा, और वायुमंडलीय दाब घटेगा तो वाष्पन तेजी से होगा और फर्श जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, और क्वथन भी वायु के वेग के अनुक्रमानुपाती है, जितना हवा का स्पीड ज्यादा होगा क्वथन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ऊपर हवा का स्पीड ज्यादा होगा। फिजिक्स में पढ़ोगे बर्नौली थ्योरम, वहां ये चीजें बहुत क्लियर होंगी आपको, अभी तो मैंने बता दिया। उसके बाद वाष्पन मंद गति से होता है, वाष्पन क्या होता है? मंद गति से, और क्वथन होता है तेज गति से, तो बता दी थी हमने बात। अगली बात कर रहे हैं, एक नोट है देखो, किसी विलायक में, विलायक मैंने जैसे पानी, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है। क्यों घट जाता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे पानी में नमक मिलाया था, और वाष्प दाब घट जाता है इसलिए क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ पृष्ठ तनाव। मान लो आपके पास ये एक बर्तन में पानी है, और इसमें एक तो आप पृष्ठ वाले अणु को, बिल्कुल सतह वाले अणु को देखोगे, तो इस पे लेफ्ट राइट में बल लग रहा, ठीक है, नीचे की तरफ भी आकर्षण लग रहा, तो कुल आकर्षण बल तो नीचे की तरफ को ही काम कर रहा है। इस वाले पार्टिकल पे जो सतह पे रखा हुआ, कुल आकर्षण बल नीचे की तरफ को काम कर रहा। यानी द्रव चाहता है कि जो सतह पर उसके पार्टिकल्स हैं वे अंदर की तरफ खिंच जाएं, और जब सतह वाले पार्टिकल्स अंदर की तरफ खींचेंगे ना, सारे अंदर की तरफ खींचेंगे, तो द्रव कोशिश करता है मैं अपने सतह को गोल कर लूं, गोल, क्योंकि आपको पता है गोला, बेलन, शंकु, पिरामिड, ठीक है, इन सब में सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का ही होता है। पता है ना, यदि आपने समान आयतन के बहुत सारे आकृतियां ले ली ना, तो सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप कहते हो संपूर्ण पृष्ठ, वो सबसे कम गोले का ही होता है। तो जो सतह पे पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स को सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है कोई भी द्रव। भाई जो पार्टिकल बीच में, जैसे कि ये रखा हुआ है हमने, जो पार्टिकल बीच में, उसमें तो सारी दिशाओं में समान बल काम कर रहा है, तो उसके तो ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, उसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर जो पार्टिकल वहां सतह पे रखा हुआ उसे तो नीचे की तरफ खींच रहा ना। लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, किसी गैस की बात नहीं कर रहे। कभी यहाँ आप वांडरवाल गैस समीकरण को घुसा रहे हो, वो गैस के पार्टिकल्स थे या लिक्विड के पार्टिकल हैं? पर आपको एक बात ध्यान रखनी कि यदि इस सतह को आप ऊपर से देखते हो ना, यहाँ यदि इसे टेक्निकल वे में लो, तो सतह ऊपर से ऐसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी सर, दिखाई देगी ना ऐसी स्वतंत्र तल। और इस पे हमने एक रेखा खींच दी इस तरह की, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो खिंचाव इधर को भी है, इधर को भी है, इस तरह का खिंचाव उस पर लगेगा लंबवत।
और इस लंबवत लगने वाले बल को ही हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। देखो क्या लिखा हुआ है परिभाषा में, फिजिक्स वाले टीचर आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। द्रव की 1 सेंटीमीटर लंबाई की सतह पर, 1 सेंटीमीटर लंबाई की एक सतह है, लगने वाला लंबवत बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। इस पे जो बल लगता है उसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि पृष्ठ तनाव वो बल है जो द्रव की सतह पर उपस्थित सभी पार्टिकल्स को सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ, द्रव के अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है और द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम करने की कोशिश करता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले है द्रव का ताप। भाई पृष्ठ तनाव ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों होता है मैं बता रहा। मान लो कोई द्रव है और उसका ताप आपने बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो वेग बढ़ गया, और वेग बढ़ गया तो आकर्षण बल घट गया। अणुओं के बीच आकर्षण बल घटेगा नहीं, और अणुओं के बीच आकर्षण बल घटेगा तो इसका मतलब वो जो सतह पे पार्टिकल्स रखे ना उन्हें अंदर की तरफ, जो अणु है वे कम खींचेंगे अंदर की तरफ, और कम खींचेंगे तो इसका मतलब पृष्ठ तनाव घट जाएगा। तो इसलिए लिखा है कि ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ताप ज्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव कम होगा, जितना गर्म करोगे उतना ही पृष्ठ तनाव कम होगा। और फिजिक्स में क्वेश्चन आता है कि आपको गर्म दाल सब्जी क्यों ज्यादा अच्छी लगती है, ठंडी क्यों नहीं लगती अच्छी। क्योंकि दाल सब्जी को जितना गर्म करोगे ना, ताप बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ाओगे, वेग बढ़ाओगे, आकर्षण घटाओगे, उसकी वजह से वो ज्यादा फैल जाएगा। जिस द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है ना वो ज्यादा फैलता है। तो गर्म दाल यदि मेरी जीभ पे गिरेगी ना तो उसका पृष्ठ तनाव कम है तो ज्यादा फैलेगी, ज्यादा स्वाद कलिकाओं तक पहुंचेगी दाल और मुझे स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। और यदि ठंडी दाल डाल लूंगा तो ठंडी दाल के पार्टिकल्स जो हैं उनमें आकर्षण बहुत ज्यादा है। वैसे भी आपको पता है गर्म दाल तो थोड़ी तरल सी होती है, और जब वो रखी भी रही बहुत दिन तक, और बहुत दिन तक तो खराब हो जाएगी। आप उसे जो है 3-4 घंटे के लिए रख दो वो गाढ़ी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है ना गाढ़ी, यानी उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे द्रव की प्रकृति। भाई पृष्ठ तनाव अनुक्रमानुपाती होता है आकर्षण बल के, सबको पता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतना ही पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, क्योंकि सतह पर उपस्थित पार्टिकल्स को अंदर वाले पार्टिकल उतना ज्यादा आकर्षित करेंगे। विलय की प्रकृति। भाई अधिक घुलनशील विलय पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है, जैसे नमक, नमक बढ़ा देगा, ज्यादा घुलनशील है ना पानी में। जबकि कम घुलनशील विलय पृष्ठ तनाव को घटा देता है। जो कम घुलनशील पदार्थ हैं वे पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद पृष्ठ तनाव के उदाहरण है जैसे बूंदों का गोल आकृति। बूंदों की गोल आकृति, आपने देखा कि कोई भी जैसे पारे की बूंद यदि आप डालोगे किसी समतल सतह पर तो गोल गोल हो जाती है। हर एक द्रव अपने आप को गोल करने की कोशिश करता है, इसलिए करता है क्योंकि मैंने अभी बताया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे केशिका क्रिया। भाई केशिका क्रिया, वैसे तो ये चीजें फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। केशिका कहते हैं बहुत पतली नली को, बहुत ही पतली। केशिका शब्द आया केश से, केश का मतलब बाल, बहुत पतली नली है। और इस नली को आपने एक बड़े से बर्तन में इस तरीके से डुबा रखा है, यहाँ तक इसमें पानी है। तो केशिका नली में ऊपर चढ़ जाता है द्रव। वो इसलिए चढ़ जाता है क्योंकि यदि आप केशिका नली को इस तरफ बड़ा करके देखोगे और यहाँ द्रव ऊपर चढ़ रहा है, वो इसलिए चढ़ रहा है, इसका जो है ना, द्रव दो तरह के होते हैं। देखो कुछ द्रव जब ऊपर चढ़ते हैं तो उनका मेनिस्कस ऐसा होता है, स्वतंत्र तल या मेनिस्कस, फिजिक्स वाले टीचर ज़्यादा बताएंगे, ऐसा होता है। और कुछ द्रव जब केशिका नली में ऊपर चढ़ेंगे तो उनका स्वतंत्र तल ऐसा होगा, ऐसा, दो तरह का होगा। तो यदि किसी का स्वतंत्र तल ऐसा है तो उसकी खासियत यह है कि उसमें सहसंजक बल ज़्यादा है आसंजक बल के मुकाबले। और यदि किसी का ऐसा है तल तो वहाँ सहसंजक बल कम है आसंजक के मुकाबले। सहसंजक कहते हैं जैसे मान लो ये द्रव है ना, यदि द्रव के अणु, एक जैसे अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हो तो उस बल को कहते हैं सहसंजक बल। और अलग अलग तरह के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हो तो उसे कहते हैं आसंजक बल। ठीक है, ये दोनों प्रकार के बल आपको पता होने चाहिए। वैसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा यहाँ, नहीं तो फिर कहानी हो जाएगी बहुत लंबी है, फिजिक्स के टीचर ज़्यादा क्लियर कर देंगे इन बातों को। पृष्ठ तनाव के उदाहरण केशिका क्रिया है, इसमें भी पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी ऊपर चढ़ता है या द्रव ऊपर चढ़ता है। अब हम बात करेंगे श्यानता या विस्कोसिटी की। भाई आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी कहीं द्रव बहता है ना,
तो वो परतों के रूप में बहता है, लेयर्स के रूप में, इस तरह। और द्रव की जो दो परत है ना, एक परत नीचे बह रही है, एक उससे ऊपर, एक उससे ऊपर। मान लो किसी नदी में या किसी नहर में पानी बह रहा है और आपको पता करना कि कितनी गहरी है, तो सबसे ऊपर वाला लेयर दिखाई दे रहा आपको, उस पानी के बहने की स्पीड जितनी कम होगी ना, नदी उतनी गहरी होगी, ध्यान रखना। क्योंकि बहने की स्पीड कब कम होगी, जब उसमें लेयर्स बहुत ज़्यादा होंगी, और लेयर्स बहुत ज़्यादा होंगी तो घर्षण बल नीचे से लगता 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 ऊपर वाली लेयर की स्पीड को कम कर देगा, सबसे ऊपर वाली लेयर की। तो द्रव जब भी बहता है लेयर्स के रूप में बहता है, परतों के रूप में, ठीक है। और द्रव की दो परतों के बीच जो घर्षण बल लगता है ना, उसे कहते हैं श्यानता। वैसे मैं कहता हूं कि कोई भी द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ज्यादा होगी, ध्यान रखना इस चीज को। बहते हुए द्रव की दो सतहों के बीच या दो परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल श्यानता कहलाता है। यहां सतह की जगह आप परत भी लिख सकते हो, परत, परत लिख दो या सतह लिख दो, ठीक है, लिख सकते हो आप, ध्यान रखना। उसके बाद श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताप। भाई श्यानता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जितना गर्म करोगे श्यानता उतनी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। गर्म करोगे तो आप क्या करोगे, गतिज ऊर्जा बढ़ाओगे, वेग बढ़ाओगे, वेग बढ़ाओगे तो आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल घटेगा तो इसका मतलब गाढ़ापन भी घट जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आपने 3-4 घंटे पहले जो दाल बना के रखी थी ना यार, उसे दोबारा गर्म करके देखो, एकदम पतली हो जाएगी वो। कोई भी सब्जी या दाल हो, आप जब उसे गर्म करते हो ना दोबारा, तो पतली हो जाती है ना। तो इसलिए हो जाती है क्योंकि गर्म करने से उसके कणों को गतिज ऊर्जा मिलती है, गतिज ऊर्जा मिलती है तो वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो श्यानता घटती है, ठीक है। आकर्षण बल घटता है ना बीच में। द्रव की प्रकृति, श्यानता अनुक्रमानुपाती आकर्षण के, भाई कणों के बीच जितना आकर्षण होगा श्यानता उतनी ज्यादा होगी। उसके बाद श्यानता अनुक्रमानुपाती दाब के, भाई दाब तो समझ में नहीं आता बच्चों को, यहाँ समझाना पड़ेगा दाब के बारे में। ये बर्तन है, इस बर्तन में हमने ऊपर लगा रखा है एक पिस्टन, ये पिस्टन लगा दिया हमने, ये लगा दिया पिस्टन, और हमने इसमें भर रखा है, इसमें हमने भर रखा है कोई भी द्रव, ये भर दिया एक द्रव, ठीक है। यदि मैं इसे दबाऊंगा ना नीचे, पिस्टन मान लो यहाँ आ गया, यदि पिस्टन यहाँ आ गया तो द्रव के कणों के बीच की दूरी घटेगी या नहीं घटेगी, घटेगी। और जब द्रव के कणों के बीच की दूरी घटेगी तो उनमें आकर्षण बढ़ेगा, और यदि आकर्षण बढ़ेगा तो बेटे श्यानता बढ़ेगी। आकर्षण बढ़ने से श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। तो आज तो हमें इतना ही डिस्कस करना है, ये थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखो इस यूनिट का जो 5वां यूनिट था हमारा, इसका थ्योरी तो कंप्लीट हो चुका है, और हमें बेटे अब थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कल से हम एनसीईआरटी के, वीडियो नंबर 13 था ना, ये पर से कटा हुआ है, कल से हम करेंगे एनसीईआरटी के उदाहरण, और फिर यदि पाठ्य निहित प्रश्न है तो उन्हें करेंगे, और फिर एक्सरसाइज अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। देखो एनसीईआरटी के उदाहरण, पाठ्य निहित प्रश्न और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर कर लेना, जरूर करने चाहिए बिल्कुल, यदि आपको सीखना है सब्जेक्ट को ढंग से और अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, जहाँ जहाँ बीच में ज़रूरत पड़ती है ना वहाँ पोज करके लिख लिया करो आप, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।